अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेटर कफ इंजरीज़। नाम से पता चल रहा है रोटेटर कफ इंजरीज़ मतलब रोटेटर कफ कब कब इंजर होगी और इसकी कंपोनेंट्स कौन से हैं, कौन से मसल्स जो हैं मोर प्रोन टू इंजरी हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो हम इसके ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं। द रोटेटर कफ इज़ मेड अप ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। रोटेटर कफ में मसल्स भी आते हैं और मसल्स के टेंडन्स भी आते हैं। इट होल्ड्स द टॉप ऑफ द अपर आर्म इनटू द शोल्डर जॉइंट। ये पूरी अपर आर्म को शोल्डर जॉइंट में फिक्स करके रखती है रोटेटर कफ। नाम से ही पता चल रहा है रोटेटर कफ। द रोटेटर कफ इज़ मेड अप ऑफ 4 मसल्स। द मसल्स इंक्लूड सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरियस स्पाइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ये 4 मसल्स इसमें आते हैं। Supra and infraspinatus, teres minor and subscapularis. The tendon attach the muscles to the shoulder bones, scapula, humerus and the clavicle. ये मसल्स जो 4 मसल्स हैं और इनके टेंडन्स हैं, ये सारे जो बोन्स होती हैं जैसे स्कैपुला है, ह्यूमरस है और क्लेविकल, इनको अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं। द टेंडन्स आर ब्रॉड मजरिंग अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर इन विड्थ। ये टेंडन्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, तकरीबन 5 सेंटीमीटर विड्थ में होते हैं। आ फॉर्म अ कफ इनकैप्सुलेटिंग आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द ह्यूमरस। और ये पूरे शोल्डर जॉइंट के अराउंड एक कफ बना के रखते हैं। ये इसकी एनाटमी होगी जैसे कि हमें नज़र आ रही है। चारों मसल्स आप देख सकते हैं, क्लेविकल है, स्कैपुला है और ह्यूमरस, तीनों बोन्स को इन मसल्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। रोटेटर कफ इंजरीज़, इसके हम देखेंगे इंजरीज़ कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस नाम से पता चलता है टेंडनाइटिस आइटिस इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करती है। टेंडन इज द रोटेटर कफ कैन बिकम इन्फ्लेम्ड ड्यू टू ओवर यूज़ आर ओवरलोड। बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, ओवरलोडिंग कर ली, तब हो सकता है टेंडनाइटिस। स्पेशली ये एथलीट्स में होता है जो कि ओवरहेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, या फिर उन लोगों में भी ये होता है जिनमें रोटेटर कफ जो है वो काफ़ी नैरो स्पेस रखती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो शोल्डर बोन्स होती हैं वो उनकी शेप डिफरेंट होती है। जैसे कि हम देखें कॉलर बोन है या फिर शोल्डर ब्लेड है, वो काफ़ी जो है साइज़ में बड़ी होंगी। बर्साइटिस है सेकेंड। द फ्लूइड फील्ड sac between the shoulder joint and the rotator cuff tendons can become irritated and inflamed। नाम से पता चल रहा है बर्सा की इन्फ्लेमेशन ये भी लीड कर सकती है रोटेटर कफ इंजरीज़ को। स्ट्रेन और द टियर है। लेफ्ट अनट्रीटेड टेंडनाइटिस कैन वीकन आर टेंडन एंड लीड टू क्रोनिक टेंडन जनरेशन और टू आर टेंडन टियर। अगर तो आपने टेंडनाइटिस को ट्रीट नहीं किया तो वही जो एक्यूट टेंडनाइटिस है वो क्रोनिक में चेंज हो जाएगा। क्रोनिक की वजह से टेंडन की डीजनरेशन होगी और एट द एंड टियर हो जाएगा। स्ट्रेस फ्रॉम द ओवर यूज़ कैन काज टेंडन और द मसल्स टू टियर। और अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है इन मसल्स का तब भी मसल्स टियरिंग हो सकती है, टेंडन की टियरिंग हो सकती है। रोटेटर कफ टियर है आ रिपिंग ऑफ 1 और मोर ऑफ द टेंडन, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। रिजल्ट व्हेन सडन इसेंट्रिक फोर्स अप्लाइड टू द रोटेटर कफ रिजल्टिंग इन द फेल्योर ऑफ द टेंडन। तो ये याद रखने मोस्टली इसेंट्रिक फोर्सेज ही रोटेटर कफ टियर को लीड करती हैं। अनकॉमन अंडर द एज 40 बट स्ट्रेन्स टू अकर। 40 ईयर्स से पहले इसका जो इंसिडेंस है रोटेटर कफ टियर का वो कम है, लेकिन मोस्टली स्ट्रेन्स वगैरह होते रहते हैं। स्ट्रेन तो सिंपली एक्सेसिव फोर्स होती है, उसमें कोई टियर नहीं होती, कोई इंजरी नहीं होती। लेकिन अबव 40 ईयर्स सुप्रास्पाइनेटस टियर अकर्स एंड लेस कॉमनली इंफ्रास्पाइनेटस टियर्स। लेकिन एज 40 के बाद हमें सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस का टियर मिलता है। अगर हम सुप्रा और इंफ्रा को कंपेयर करें तो जो सुप्रास्पाइनेटस है उसका टियर ज़्यादा कॉमन है। टियर इन दी सबस्कैपुलरिस टेंडन्स आर अनकॉमन एंड आर ऑफन रिजल्ट ऑफ द शोल्डर डिसलोकेशन। तो सबसे ज़्यादा टियर कौन सा हुआ हमारे साथ? सुप्रास्पाइनेटस, उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस और सबसे कम सबस्कैपुलरिस। टीएस माइनर का रियर ही होता है टियर। काजेस अब हम देखेंगे, ये रोटेटर कफ की वही काजेस हमने देखी है, बर्साइटिस की वजह से हो सकती है, टेंडनाइटिस की वजह से हो सकती है, या फिर ह्यूमरस को कोई फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई, ह्यूमरस की डिसलोकेशन हो गई जो कि लीड करेगी टेंडनाइटिस और बर्साइटिस को। तो ये इसके वही काजेस हो गए जो हमने इसकी देखी ईटियोलॉजी में पीछे। काजेस हैं रिपीटेटिव स्ट्रेस, repetitive overloading movement of the arms can stress the rotator cuff muscles tendons causing inflammation and eventually tearing। बार बार एक ही मूवमेंट करने से आर्म्स में यही रोटेटर कफ जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस होंगे, मसल्स भी और टेंडन्स भी जो लीड करेंगे इन्फ्लेमेशन को, और इवेंचुअली इन्फ्लेमेशन चेंज हो जाएगी टीयरिंग में। दिस अकर ऑफन इन एथलीट्स स्पेशली बेसबॉल पिचर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स। इट आल्सो कॉमन अमंग पीपल इन बिल्डिंग ट्रेड्स सच एज पेंटर्स एंड कारपेंटर्स। ये मोस्टली एथलीट्स में भी होता है, बेसबॉल पिचर्स में, क्रिकेट प्लेयर्स में, टेनिस प्लेयर्स में, और कॉमन है उन लोगों में जो कि बिल्डिंग ट्रेड्स करते हैं, पेंटर्स हैं या फिर कारपेंटर्स। इम्पिंजमेंट हो गया क्योंकि इन सब का ओवर यूज़ ही हो रहा है। इम्पिंजमेंट फॉल्स आर द इनकरेक्ट थ्रोइंग टेक्निक आर आर्म मूवमेंट एंड वीक शोल्डर मसल्स में काज द ह्यूमरस टू मूव अप एंड ट्रैप द टेंडन।
इनकरेक्ट थ्रोइंग फॉल्स ये भी लीड कर सकती हैं इम्पिंजमेंट को. दिस में आल्सो हेल्प इन पर्सन्स हु ओवर ट्रेन आर have a sudden change in arm or shoulder activity. Normal wear and tear. The rotator cuff tendons can generate due to ages. रोटेटर कफ टीयर टेंडन जो है वो डिजनरेट होते हैं ड्यू टू एज, जैसे कि हमने पहले देखा है. बिफोर 40 रोटेटर कफ टीयर लेस कॉमन है. सिंपल स्ट्रेंज होते हैं लेकिन 40 के बाद हमें मिलते हैं. दिस कैन काज अ ब्रेकडाउन ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन इन दी कफ. ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि इसमें नॉर्मल एज रिलेटेड जो वियर एंड टीयर होता है वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर एज 40. कैल्शियम डिपॉजिट में डिपॉजिट इन द टेंडन्स ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन एंड पुअर ब्लड सप्लाईज. दिस डिपॉजिट में काज इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन. अगर तो कैल्शियम डिपॉजिट हो गया तो ये चीज़ भी लीड कर सकती है रोटेटर कफ टीयर को. तो ये चार काजेज़ जो कि मोस्ट कॉमन है वो डिस्कस कर ली हमने. रिपीटेटिव स्ट्रेस, जैसे कि डिफरेंट स्पोर्ट्स का हमने देखा है, डिफरेंट ट्रेड्स में देखा है, ऑक्यूपेशंस में देखा है, इम्पिंजमेंट का हमने देखा है, इनकरेक्ट थ्रोइंग टेक्निक है या फॉल है, नर्विंग वेयर एंड टेयर जो कि एज से रिलेटेड था, और कैल्शियम डिपॉजिट किसी भी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर डाइट, अगर इम्बैलेंस डाइट होगी तो उसकी वजह से भी कैल्शियम डिपॉजिट्स हो सकते हैं. नेक्स्ट काज है फिफ्थ काज हमारे पास पुअर पोस्चर व्हेन अ पर्सन स्लाउच द नेक एंड शोल्डर फॉरवर्ड. दिस प्लेस वेयर द रोटेटर कफ मसल रिसाइड्स एंड बिकम स्मॉलर. पुअर पोस्चर भी लीड करता है इसको, जैसे कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, फॉरवर्ड शोल्डर्स. दिस कैन अलाउ मसल्स आर द टेंडन्स टू बिकम पिच्ड अंडर द शोल्डर बोन्स इंक्लूडिंग द क्लेविकल स्पेशली ड्यूरिंग द ओवरहेड एक्टिविटीज सच एज थ्रोइंग. नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिंग यूजिंग द आर्म टू ब्रेक अ फॉल और फॉलिंग ऑन द आर्म कैन ब्रूज और टीयर द रोटेटर कफ टेंडन. ये हमने इम्पिंजमेंट में भी देखा था, जो कि इम्पिंजमेंट ड्यू टू फॉल्स हो रही थी, और सेम यहाँ पे ड्यू टू फॉलिंग रोटेटर कफ की इंजरी हो सकती है. लाजमी नहीं इम्पिंजमेंट हो, डायरेक्टली इंजरी होगी इसमें. लिफ्टिंग और पुलिंग है. लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट दैट्स टू हैवी और डूइंग सो इम्प्रॉपरली. अगर आप बहुत हैवी ऑब्जेक्ट अकेले उठा रही हो या फिर आपकी जो लिफ्टिंग टेक्निक है वो पुअर है, तो इसकी वजह से भी हो सकती है रोटेटर कफ इंजरी, या फिर आपकी जो रोटेटर कफ में मसल्स एंड टेंडन्स है वो स्ट्रेन आउट हो सकते हैं. पुलिंग समथिंग सच एज एल्क्रीबो ऑफ टू हैवी पॉन्डेजेस में काज एन इंजरी. कॉमन इन स्पोर्ट्स रोटेटर कफ इंजरी मोस्टली हमें बेसबॉल, टेनिस, रग्बी, वेट लिफ्टिंग, स्काइंग, स्विमिंग और रैकेट बैल में मिलती है. अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो जो कॉमनली सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करती हैं उनमें पेन है. पेन उनकी लोकेशन पे ही होगा जहाँ जहाँ मसल्स होते हैं. फिर इन शोल्डर और स्पेशली विद द मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट पे तो पेन ज़्यादा होगा, मसल्स का ही टीयर है. स्पेशली मूवमेंट पे अब कौन कौन सी हैं? ओवर हेड है, रीचिंग है, बिहाइंड योर बैक, लिफ्टिंग, पुलिंग, स्लीपिंग ऑन दी अफेक्टेड साइड. सेकेंड है पेन के साथ साथ रेडिएटिंग पेन होगा, रेडिएटिंग पेन टू द अपर लैटरल आर्म. पेन एट नाइट, नाइट पेन इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है. पेशेंट may not be able to move the arm well, especially away from the body, और पेशेंट उस आर्म को मूव नहीं कर सकता, स्पेशली एबडक्शन वगैरह में उससे मसला होगा. द शोल्डर में फील वीक, नम और द टिंगली. शोल्डर में वीकनेस होगी, नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी. लॉस ऑफ शोल्डर रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल जो रेंज ऑफ मोशन होती है एक्टिव वो भी लॉस्ट हो जाएगी. इंक्लिनेशन टू कीप द शोल्डर इनएक्टिव, इंक्लिनेशन होगी पेशेंट जो है वो अपने अफेक्टेड शोल्डर को इंक्लाइन करके रखेगा. इंक्लाइनेशन की रीज़न क्या होती है? ताकि वो इमोबलाइज कर होता है इंक्लिनेशन के थ्रू. लाइंग और स्लीपिंग ऑन दी अफेक्टेड शोल्डर कैन आल्सो पेनफुल. अगर आप अफेक्टेड साइड पे सोएंगे या फिर लेटेंगे तो ये भी पेनफुल होती है काफ़ी. फिजिकल एग्जामिनेशन है. अब इसको हम एग्जामिन कैसे करेंगे? फिजिकल एग्जामिनर मस्ट डिटेक्ट ऑल मसल्स आइसोलेटिंग द मसल्स थ्रू द मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म फॉलोइंग द पेशेंट सीटेड. इसमें सिंपली हम फिजिकल टेस्ट करवाएंगे और एवेलुएट करेंगे कौन से मसल का टीयर है. एक्सटर्नल रोटेशन विद एल्बो एट राइट एंगल्स एंड हेल्ड इनटू साइड, टर्न द आर्म आउटवर्ड एज फार एज पॉसिबल. इसमें एक्सटर्नल रोटेशन करानी है शोल्डर पे विद एल्बो एट राइट एंगल्स. एल्बो जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स होगी एंड हेल्ड इनटू द साइड, और एक साइड पे करके रखना है आपने आर्म को. टर्न द आर्म आउटवर्ड एज फार एज पॉसिबल. ये फर्स्ट टेस्ट हो गया, इंटरनल रोटेशन के साथ है. विद एल्बो हेल्ड इनटू द साइड, रेजेस आर्म एज फार एज पॉसिबल अप पेशेंट बैक. नेक्स्ट है इंटरनल रोटेशन विद 90 डिग्री फॉरवर्ड फ्लेक्शंस, पुट एल्बो एंड शोल्डर विद एल्बो एट राइट एंगल पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड palm फेसिंग बैकवर्ड. टर्न द फोर आर्म as far backward as possible. Forward flexion test है. Start with the arm at the patient side. Lift arm forward and upward as far as possible. Next है हमारे पास extension with arm at patient side. Lift the arm backward as far as possible. Abduction with arm at patient side. Lift arm away from the body so as far as possible. Continuing past the horizontal by allowing the shoulder to externally rotate, bringing the
hand behind the head. Adduction है draw the arm across the interior chest wall as far as possible. ये हमारे पास कुछ टेस्ट है जो कि हम रोटेटर कफ टीयर को एवेलुएट करने के लिए परफॉर्म कराते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन के साथ हमने कराई है मूवमेंट, इंटरनल रोटेशन के साथ कराई है, इंटरनल रोटेशन विद फॉरवर्ड फ्लेक्शन के साथ मूवमेंट कराई है, और हमने एवेलुएट किया है फॉरवर्ड फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन के साथ है, एबडक्शन और एडक्शन के साथ है। इसके अलावा स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं, स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिनके नाम हैं, जैसे ड्रॉप आर्म टेस्ट है। Abduct the patient shoulder to the 90 degree. Ask the patient to lower the arm slowly to the side and same arc movements. Severe pain or inability. Drop arm है कि आपने पेशेंट के जो है इफेक्टेड साइड है वो आपने 90 डिग्री एबडक्शन तक लेके जानी है, और पेशेंट से कहना है कि 90 डिग्री एबडक्शन से वापस वो 0 पे लेके आए, स्लोली लेके। हाँ, लेकिन अगर रोटेटर कफ इंजरी हुई तो पेशेंट स्लोली अपनी आर्म को मूव नहीं कर सकेगा और उसकी आर्म जो है वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। पेशेंट पेन भी कंप्लेन कर सकता है, या पेशेंट बिल्कुल करेगा ही नहीं कोई मूवमेंट। ये डिफरेंट हमें इंडिकेशंस मिल सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। या तो पेशेंट कर ही नहीं रहा, या पेशेंट पेन कंप्लेन कर रहा है, या फिर एकदम से उसकी आर्म वही ड्रॉप कर जाएगी। सेकंड टेस्ट है हमारे पास नियर इम्पिंजमेंट टेस्ट। द शोल्डर इज फोर्स्ड द फॉरवर्ड फ्लेक्स्ड एंड इंटरनली रोटेटेड काजिंग द ग्रेटर डिप्रोसिटी टू जैम अगेंस्ट द इंफीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियन। पेन रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट एंड इंडिकेट्स ओवरशूज। नियर इम्पिंजमेंट में पेशेंट ने फुल्ली इंटरनल रोटेशन करते हुए ओवरहेड एबडक्शन करनी है, तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट पेन कंप्लेन करेगा। इंजरी टू दी सुप्रास्पाइनेटस को ये इंडिकेट करता है अगर तो नियर इम्पिंजमेंट टेस्ट पॉजिटिव होगा। ड्रॉप आर्म भी हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस के लिए। हॉकिंस कैनेडी टेस्ट है नेक्स्ट। विद द फोर्स इंटरनली रोटेट द शोल्डर, पेन इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट एंड इज ड्यू टू सुप्रास्पाइनेटस टेंडन एंड ग्रेटर ट्यूबरोसिटी इम्पिंजमेंट अंडर द कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट एंड द कोराकोइड प्रोसेस। एप्रीहेंशन टेस्ट है हमारे पास नेक्स्ट। Abduct the arm 90 degree, fully extended, rotate while placing interior directed force on the posterior humeral head from behind. The patient becomes apprehensive and resists further motion if chronic interior instability is present. ये हमारे पास 4 टेस्ट हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं रोटेटर का फियर को एवेलुएट करने के लिए। ड्रॉप आर्म टेस्ट और नियर इम्पिंजमेंट टेस्ट, हॉकिंस कैनेडी टेस्ट है और एप्रीहेंशन टेस्ट है। डायग्नोसिस है नेक्स्ट हमारे पास। डायग्नोसिस इज यूजुअली मेड आफ्टर द फिजिकल एग्जामिनेशन। जो हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं वो सारी चीज़ें हमने देखनी है, फिजिकल टेस्ट करनी है। उसके बाद एक्सरेज आर आल्सो समटाइम्स यूज्ड इन डायग्नोसिस एज वेल एज आर्थ्रोग्राम। एक्सरेज भी हम यूज़ करते हैं कभी कभी, और आर्थ्रोग्राम भी, ताकि हम जॉइंट को और बोन्स को एवेलुएट कर सकें कि उनकी तो कोई पैथोलॉजी नहीं है। However, the arthrogram is invasive procedure and may be painful afterward. For this reason, MRI is preferred to determine the tendon tear as it shows greater detail than the arthrogram. लेकिन आर्थ्रोग्राम जो है वो इन्वेसिव प्रोसीजर है, काफ़ी पेनफुल भी होता है, तो इसलिए MRI को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। MRI से हमें ज़्यादा डिटेल भी मिलती है। डायग्नोसिस कंटिन्यू। डायग्नोसिस ही है इसमें। आर्थ्रोग्राम अ टेस्ट डन बाय इंजेक्टिंग डाई इनटू द शोल्डर जॉइंट एंड देन टेकिंग एक्सरे एरियाज वेयर द डाई लीक्स आउट इंडिकेट टियर इन द टेंडन। आर्थ्रोग्राम कैसे किया जाता है कि इसमें डाई इंजेक्ट की जाती है शोल्डर जॉइंट के अंदर और फिर एक्सरे लिया जाता है, और जहाँ जहाँ वो डाई लीक आउट होगी वो इंडिकेट करेगी मसल टियर को, टेंडन टियर को। MRI स्कैन भी हम इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ को देखने के लिए, लिगामेंट्स, मसल्स, टेंडन्स वगैरह, और अल्ट्रासाउंड भी। ट्रीटमेंट है इनिशियल केयर। ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन दी सिम्टम्स एंड ड्यूरेशन लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। शुरू में तो वही जो भी हमें ट्रीटमेंट देनी डिपेंड करती है सिम्टम्स पे, उसके ड्यूरेशन पे। द इफेक्टेड शोल्डर टू डिक्रीज द स्ट्रेस ऑफ द टेंडन मे हेल्प प्रिवेंट फर्दर डैमेज। आपने अफेक्टेड साइड को इमोबिलाइज कर देना आता है ताकि उसमें मूवमेंट ना हो। मूवमेंट नहीं होगी तो फर्दर इंजरी भी नहीं होगी। अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, इंजरी भी हुई है मूवमेंट पे, वो इंजरी और ज़्यादा हो जाएगी। और सेकंड चीज़ क्या है, जब आप रेस्ट करते हो एक तो फर्दर इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, पेन कम हो जाता है, और टेंडन की हीलिंग जो है वो प्रमोट होती है एट रेस्ट। द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज रिजल्टिंग द शोल्डर एंड फॉर माइनर टीयर्स एंड इन्फ्लेमेशन अप्लाइंग आइस पैक। जो इसमें इनिशियल ट्रीटमेंट होती है उसमें हम आइस पैक्स देते हैं क्योंकि स्वेलिंग होती है, पेशेंट को पेन होता है। स्लिंग कैन बी अप्लाइड टू कीप द शोल्डर फ्रॉम मूविंग, और पेशेंट के शोल्डर को इमोबिलाइज करने के लिए हम आर्म स्लिंग भी पेशेंट से यूज़ करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिन। ठीक है, आपने रेस्ट भी दे दिया और स्लिंग भी दे दी है। पेन मैनेजमेंट के लिए हम कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं ताकि पेन रिड्यूस हो, और डिफरेंट फिजिकल थेरेपी टेक्निक्स भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ पेन परसिस्ट आफ्टर सेवरल वीक्स द फिजिशियन में इंजेक्ट कॉर्टिसोन इनटू द अफेक्टेड एरिया। अगर बहुत सारे हफ्ते गुजर गए, पेन की इंटेंसिटी फिर भी वही है, तो फिर स्टीरॉयडल इंजेक्शन लगाया जाता है।
पेन को मैनेज करने के लिए। सर्जरी है, इफ़ देयर इज़ अ लार्ज टीयर इन द रोटेटर कफ, सर्जरी में बी नीडेड टू रिपेयर द टीयर। समटाइम ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ सर्जरी बोन्स पर आर द कैल्शियम डिपॉजिट में आल्सो बी रिमूव। जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था कि कैल्शियम डिपॉजिट हो सकते हैं, बोन्स पर हो सकती है, बोन जो शेप है, साइज़ है, वो ज़्यादा हो सकता है, तो उन एक्स्ट्रा चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं बाय सर्जरी। सर्जरी में भी परफॉर्म एज एन ओपन रिपेयर थ्रू 6 to 10 सेंटीमीटर इंसिजन आर आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर। इसके वही दोनों प्रोसीजर हैं, आर्थ्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं या फिर ओपन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। आर्थ्रोस्कोप इज यूज टू व्यू द शोल्डर जॉइंट, कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ द टीयर। It can also removing any bone spur that may be present in the shoulder. The arthroscopic procedure usually involves 2-inch incision in the outer shoulder। जैसे कि ओपन और आर्थ्रोस्कोपिक में क्लियर डिफरेंस यही होता है कि उसका जो टीयर है स्मॉल होता है आर्थ्रोस्कोपिक में, लेकिन ओपन का ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो आफ्टर सर्जरी हीलिंग टाइम होगा वो आर्थ्रोस्कोपिक का कम होगा, लेकिन ओपन सर्जरी वाले का हीलिंग टाइम आफ्टर सर्जरी ज़्यादा होता है। Arthroplasty has some long-standing shoulder muscles. Tears may contribute to the development of the rotator cuff arthropathy। जॉइंट की पैथोलॉजी भी हो जाती है, तो इसलिए हमें जॉइंट को भी स्ट्रेंथन करना होता है। इसमें सीवियर आर्थराइटिस हो जाती है इंजरी, क्योंकि बोन्स की मसल्स की इंजरी लीड करती है आर्थराइटिस को। इन सच केसेस मोर एक्सपेंसिव सर्जिकल ऑप्शन इंक्लूडिंग द पार्शियल शोल्डर रिप्लेसमेंट, तो इसमें हमें आर्थ्रोप्लास्टी रिप्लेसमेंट कर देते हैं या फिर टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और यूनिक ट्रीटमेंट ऑप्शन नाउ अवेलेबल इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अ रिवर्स बॉल एंड सॉकेट प्रोस्थेसिस। इसमें जो इसकी पोजीशनिंग होती है वो चेंज कर दी जाती है, बॉल एंड सॉकेट की रिवर्स कर देते हैं इससे। दिस रिवर्स शोल्डर प्रोस्थेसिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पीपल हु हैव वेरी डिफिकल्टी शोल्डर टीयर ऑफ मल्टीपल मसल्स एंड टेंडन शोल्डर प्रॉब्लम्स। दिस इंक्लूड हैविंग द आर्थराइटिस इन द जॉइंट्स अलॉन्ग विद एक्सटेंसिव टीयर ऑफ मल्टीपल मसल्स एंड टेंडन। तो ये जो रिवर्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सर्जरी होती है, प्रोस्थेसिस यूज़ किया जाता है, ये मोस्टली उन पेशेंट्स में ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनमें मल्टीपल टीयर्स होते हैं, मल्टीपल टेंडन्स और मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। That sports the shoulder are having the extensor rotator cuff tear and failed previous shoulder replacement। अगर तो अब ऑलरेडी रिप्लेसमेंट हो चुकी है तो तब भी ये रिवर्स बॉल एंड सॉकेट प्रोस्थेसिस जो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। पोस्ट शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी इंस्ट्रक्शन, आइस अप्लाई आइस टू टॉप and back of the shoulder as much as possible at least 30 minutes every hour during the first 24 to 48 hours after surgery। if a cryo कफ वाज प्रिस्क्राइब्ड इट वाज यूज टू कंटिन्यूसली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें वही सर्जरी के फ़ौरन बाद ही आइस अप्लाई की जाती है। मेक श्योर दैट द कफ रिमेन्स कोल्ड, दिस विल हेल्प लिमिट द स्वेलिंग। आइसिंग का मतलब ये होता है, आइसिंग को वेजो कंस्ट्रक्शन खास करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी और फर्दर एडिमा और स्वेलिंग नहीं होगा। आफ्टर द फर्स्ट फ्यू डेज यूज़ द आइस क्रायो कफ एज टू फील नेसेसरी। शुरू के तो जो 24 या 48 घंटे होते हैं उसमें कंटिन्यूसली आइसिंग की जाती है, लेकिन उसके बाद आप ड्यूरेशन थोड़ा कम कर सकते हैं। दिस आइस शुड बी प्लेस्ड इन द सील्ड प्लास्टिक बैग टू कीप द सर्जिकल ड्रेसिंग फ्रॉम गेटिंग वेट। तो इस आइस को आपने अलग से सील्ड प्लास्टिक बैग में रखना है ताकि जो ड्रेसिंग आपने डायरेक्टली शोल्डर जॉइंट पे की हुई है वो वेट ना हो। Dressing the shoulder may have filled with the sterile fluid with pump during the operation. The shoulder therefore will be very swollen and drain will occur from the bones। एक्टिविटी करानी है, वेयर अ स्लिंग टू immobilize and unload the shoulder। You should remove it periodically to move the elbow। This will help avoid cramping pain and stiffness unless instructed otherwise। The sling may be removed when sitting in the chair, eating, lying or in the bed। इमोबिलाइज रखने के लिए आपने अफेक्टेड साइड पे स्लिंग यूज़ करानी है। हाँ, अगर पेशेंट स्टैटिक सिटिंग में बैठा है, ईटिंग है, लाइन, तो वो तब रिमूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज बिगिन एल्बो रेंज ऑफ मोशन इमीडिएटली बिगिन द पोस्चर एंड सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस द फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे एज टॉलरेटेड। फर्स्ट पोस्ट सर्जरी के अगले दिन से ही आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। सिंपल रेंज ऑफ मोशन करानी है, आपने शोल्डर की करानी है, आर्म की करानी है और सर्वाइकल रीजन की करानी है। स्कैपुला को मोबिलाइज करना है। बिगिन शोल्डर पेंडुलम एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस 24 to 48 आवर्स एज टॉलरेटेड। और साथ ही आपने इन एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी ज़्यादा करते जाना है। विदिन 24 to 48 आवर्स आपने पेंडुलर एक्सरसाइजेस करानी है और सिंपल लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो है वो भी स्टार्ट कर देनी है। मेडिकेशन है, द इंजर्ड पेशेंट विल हैव प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर, यूज इट एज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव डे। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, call the office if drainage continue after 24 hours you think the drain is excessive। अगर तो आपने 24 घंटे तक वेट किया है और ड्रेन स्टॉप नहीं हो रही तो आप कॉल करोगे। सेकंड क्या है, यू हैव टेम्परेचर ग्रेटर देन 101 डिग्री और मोर देन 48 डिग्री। अगर आपका टेम्परेचर राइज्ड है तो तब भी आपने कॉल करनी है। दोबारा से आपने जो है विज़िट करना है डॉक्टर्स को
इफ़ स्वेलिंग इंक्रीज आर यू डेवलप एनी परसिस्टेंट नमनेस इन दी हैंड, अगर स्वेलिंग कम होने की वजह ज़्यादा हो रही है और नमनेस भी ज़्यादा हो रही है, तब भी आपने दोबारा से कंसल्टेशन लेनी है। पेशेंट से सवियर पेन रिमेन्स 48 आवर्स आफ्टर सर्जरी, अगर पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है सर्जरी के 48 घंटे बाद, तो तब भी आपने दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करना है। रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन इज क्रूशियल टू रिस्टोर द रोटेटर कफ स्ट्रेंथ, द लेंथ ऑफ रिकवरी डिपेंड ऑफ द सेवेरिटी ऑफ द टीयर। रिहेबिलिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। फेज़ 1 है हमारा पेन कंट्रोल, फेज़ 2 जो है वो 5 से 7 डेज आफ्टर इंजरी होता है, और फेज़ 3 स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। फेज़ 1 जो हमारा पेन कंट्रोल है, यूज़ ऑफ एनसिड्स एजेंट्स जितने भी हैं हम वो यूज़ करते हैं, क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंजर्ड टिश्यूज़ थ्रू द यूज़ ऑफ द स्लिंग एंड शोल्डर। सिंपल आपने पेन के लिए एनसिड्स देनी है, आइसिंग करनी है, पेशेंट को कोई ना कोई स्लिंग दे देना है ताकि इमोबिलाइज रखे। एक्सरसाइजेज जैसे कि पेंडुलम एक्सरसाइजेज हैं वो करानी है, और सिंपल लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। फेज़ 2 5 to 7 डेज से आपने इन एन ओवर यूज प्रॉब्लम, दिस फेज बिगिंस when pain diminish, range of motion is fully restored, progressive resistive exercises are initiated। जब रेंज ऑफ मोशन हमें दोबारा से मिल जाती है वापस और पेन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, तो फिर हम रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज की प्रोग्रेशन करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज को और ज़्यादा जो है इंटेंस कर देंगे, उनकी इंटेंसिटी हम इंक्रीज़ करेंगे, रेपिटेशन इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमें नॉर्मल स्ट्रेंथ जो है वो मिल सके। Some of the some example of the exercises are rotator cuff strengthening and strengthening of the scapular stabilizers। इसमें मोस्टली वही रोटेटर कफ इटसेल्फ जो है उनकी स्ट्रेंथनिंग की जाती है और स्कैपुलर स्टेबलाइजर की जाती है। रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी ऑफ द शोल्डर इज वाइटल टू अलाउ फॉर अ सक्सेसफुल रिटर्न टू द स्पोर्ट्स। इसके बाद है हमारे पास फेज़ 3 जो कि लास्ट फेज़ है, टू रिटर्न एन एथलीट टू द लेवल ऑफ फुल रिकवरी और मैक्सिमम परफॉर्मेंस एक्सरसाइजेस नीडेड टू बी टेलर टू द स्पेसिफिक स्पोर्ट। और फेज़ 3 में हम उसकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो है वो ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि हमने ऊपर डिफरेंट स्पोर्ट्स देखी थी जिसमें रोटेटर कफ इंजरी हो गई थी, तो पेशेंट जिस भी स्पोर्ट से होगा उसी से रिलेटेड हम उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। फेज़ 3 शोल्डर एक्सरसाइजेज हैं, ये पेंडुलम एक्सरसाइजेज। इसी तरह से हम पेशेंट से कहते हैं कि वो फॉरवर्ड थोड़ा सा बेंड होकर आर्म को सर्कल में मूव करे, फिर साइड पे एबडक्शन में मूव करे। ये इसलिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जिसमें पेशेंट को हम कहते हैं कि प्रोन पोजीशन में लेटे और अफेक्टेड साइड जो है उसकी उसमें कोई ना कोई वेट वो उठा ले और ये डिफरेंट मूवमेंट्स करे शोल्डर पे, आर्म पे, ताकि स्ट्रेंथनिंग हो। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट शोल्डर श्रग है। इसमें शोल्डर श्रगिंग करेगा पेशेंट, और लाई ऑन योर राइट साइड विद अ रोल्ड अप टॉवल अंडर दी राइट आर्म पिट। इसमें आप देख सकते हैं पेशेंट उसी साइड पे लेटा हुआ है और आर्म पिट के नीचे उसने टॉवल फोल्ड करके रखा हुआ है ताकि स्ट्रेचिंग हो सके। कीप योर लेफ्ट आर्म एट योर साइड विद एल्बो बेंड टू द 90 डिग्रीज and the forearm resting against the chest, palm down. Roll your left shoulder out, raising the left arm until it's level with your shoulder। और ये रखते हुए आपने क्या किया है, दूसरा हाथ जो कि आपका इफेक्टेड साइड अप साइड है, तो इफेक्टेड साइड में आपने वेट पकड़ा हुआ है और वेट से ये आप डिफरेंट मूवमेंट कर रही हो। एल्बो की फ्लेक्शन 90 डिग्री है। प्रिवेंशन है वार्म अप, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द शोल्डर मसल्स। अगर तो आपने रोटेटर कफ इंजरीज को प्रिवेंट करना है तो आपने वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। और शोल्डर एक्सरसाइजेस फॉर द ट्रीटमेंट आर ग्रेट फॉर द जनरल कंडीशन प्रोग्राम। शोल्डर एक्सरसाइजेस करते रहना है पेशेंट ने ताकि उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन रहे, इंजरी के चांसेस मिनिमाइज हों। When shoulder injury symptoms begin, early evaluation and treatment can prevent mild inflammation from becoming full-blown rotator cuff impingement or worse, or tear of the rotator cuff। A program of 20 minutes a day of shoulder stretching and muscle strengthening exercise is recommended to increase the performance and decrease injury। Return to play criteria should be individualized. The athlete should experience no pain with rest or activity, full strength in the muscles across the affected joint, free shoulder range of motion and negative provocative test। जब सारे टेस्ट भी उसके नेगेटिव होंगे, रेंज ऑफ मोशन भी हमें वापस मिल गई है, पेशेंट को कोई पेन नहीं है, तो हम उसको वापस स्पोर्ट्स के लिए भेज देंगे। An athlete who return to his or her sport too soon tend to alter joint mechanics and risk injury not only to the same shoulder but also to the elbow, hip and the spine। और जब पेशेंट यही एथलीट वापस अपने स्पोर्ट्स में जाता है तो इनमें दोबारा इंजरी के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, सिर्फ इफेक्टेड शोल्डर जॉइंट पे नहीं बल्कि एल्बो, हिप एंड स्पाइन पे भी। रिजम्पशन ऑफ द एक्टिविटीज़ शुड बी ग्रेजुअल एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी शुड बी नीडेड। तो रिजम्पशन जो है वो ग्रेजुअल होनी चाहिए और इंटेंसिटी भी पेशेंट एथलीट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मॉडिफाई करनी चाहिए। इमेजिंग फाइंडिंग एलोन शुड नॉट बी यूज टू डिटरमिन रिटर्न टू प्ले। और सिर्फ आप इमेजिंग की बेस पे
रिटर्न टू प्ले जो है डिटरमिन नहीं कर सकते। आपने फिजिकली भी एवेलुएट करना होता है, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स देखने होते हैं। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।